हाँ जी, नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्णा। और हम पढ़ रहे थे किडनी के बारे में। और किडनी के अंदर पार्ट में हमने जो भौतिक स्वरूप के रूप में था, जैसे कि किडनी के आकार वगैरह की बात की थी हमने। किडनी की ऊपरी संरचना जो थी वो हमने निर्माण देखा था कि सेम के बीज के आकार की लाल रंग के कलर में थी। उदर गुहा के नीचे जो दोनों साइड थी किसकी, कशेरुक दंड की, उनमें स्थित थी। और किडनी के हमने कुछ भाग के बारे में, जैसे कि कॉर्टेक्स वगैरह, उसमें क्या पाया जाता है, और मेडुला भाग में क्या चीज़ पाई जाती है, हमने पिरामिड्स आदि वगैरह के बारे में जाना था। और अब हमें पढ़ना है किडनी का विशेष पार्ट है जिसका नाम है नेफ्रॉन। यानी आज का हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, नेफ्रॉन। किडनी के अंतर्गत ये संरचना पाई जाती है। क्या नाम है, नेफ्रॉन। देखिए, यदि नेफ्रॉन की संरचना की बात करें कुछ इस तरीके से हमें मिलेगी। ये इसमें आकर लास्ट में जो संग्राहक नलिका होती है इसमें जुड़ जाती है। ये है संग्राहक नलिका अपनी लास्ट में। इस तरीके से बनाओ। ये देखिए, साधारण सा एक चित्र बनाया, आपको इसमें समझना है। इसमें देखिए यहाँ से क्या होती है, एक जो धमनी है वो इसमें आकर खुलती है, और उसके बाद में खुलने के बाद में एक जो धमनी है वो इससे वापिस से बाहर जाती है इस भाग से। जो धमनी यहाँ पे आ रही है इसे बोलते हैं अभिवाही धमनी। क्या बोलते हैं, अभिवाही धमनी। और जो धमनी इस सिरे से बाहर निकल रही है इसे क्या बोलते हैं, अपवाही धमनी। अपवाही धमनी। देखिए ये किसकी संरचना है, हमने एक साधारण सी संरचना बनाई जो नेफ्रॉन की संरचना है। और यहाँ पर देखिए ये जो भाग है इसे बोलते हैं हम बोमन संपुट। यहाँ पर जो ये भाग बना हुआ है ना ऊपर की तरफ आपका, ये इसे बोलते हैं बोमन संपुट। और जो ऊपर वाला भाग है इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस, जहाँ पर क्या ये अभिवाही धमनी और अपवाही धमनी जिस भाग से प्रवेश करे और निकल रही है उसे क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। ये हो गया ग्लोमेरुलस। बोमन संपुट और ग्लोमेरुलस को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मेलपिगी काय। मेलपिगी काय। बात समझ में आई क्या, मेलपिगी काय कौन सी, ये ऊपर वाली जो पूरी संरचना है इसे क्या बोलते हैं, मेलपिगी काय बोलते हैं। बोमन संपुट वाले भाग के बाद में यहाँ पर जो ये आपको एक कुंडलित नलिका दिखाई दे रही है इसे ही बोलते हैं हम समीपस्थ कुंडलित नलिका। क्या चीज है, समीपस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ कुंडलित नलिका का अंतिम सिरा मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो जुड़ा हुआ है, तो उसके बाद में जो संरचना शुरू हो रही है आपको यहाँ पर जो ये दिखाई दे रही है ना, इस संरचना को हम क्या बोलते हैं। इसको मैं सही बना देता हूँ, यहाँ पर देखिए इस तरीके से कुछ ये बना दिया हमने। तो इसको बोलते हैं हम हेनले का लूप। ये कौन सी संरचना, इस संरचना का नाम क्या है, हेनले का लूप। हेनले के लूप के अंतिम भाग से जो नलिकाकार संरचना जुड़ी हुई है उसे बोलते हैं हम दूरस्थ कुंडलित नलिका। कौन सी, दूरस्थ कुंडलित नलिका। दूरस्थ कुंडलित, दूरस्थ कुंडलित नलिका। दूरस्थ कुंडलित नलिका का अंतिम भाग जिसमें खुलता है उसे बोलते हैं हम संग्राहक नलिका। यानी ये कौन सी नलिका है फिर, संग्राहक नलिका। देखिए ये हमने क्या है, नॉर्मल से एक चित्र बनाया है किसका, नेफ्रॉन की जो संरचना है। यानी नेफ्रॉन क्या चीज है, ये किडनी की एक संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। जैसे शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कौन होती है, कोशिका होती है ना, वैसे ही इस किडनी की जो संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है वो होती है नेफ्रॉन।
और ये नेफ्रॉन की आपके पास में संरचना है, जहां पर ऊपर से ये क्या भाग है, बोमन संपुट है, और ग्लोमेरुलस जो भाग है उसको संयुक्त रूप से बोलते हैं मैलपीगी काय। और उस मैलपीगी काय वाली संरचना में अभिवाही धमनी रक्त लेकर आती है और अपवाही धमनी वहां से रक्त को बाहर लेकर जाती है। इससे जो बोमन संपुट वाले भाग है यानी मैलपीगी काय वाले से बाद में क्या जुड़ी रहती है, समीपस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ कुंडलित नलिका का अंतिम सिरा हेनले के लूप से जुड़ा रहता है। हेनले के लूप का अंतिम सिरा दूरस्थ कुंडलित नलिका से जुड़ा रहता है। दूरस्थ कुंडलित नलिका आगे जाकर संग्राहक नलिका में खुलती है। और नेफ्रॉन को क्या बोलते हैं हम, किडनी की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। तो देखिए अब हम इसको पार्ट वाइज पढ़ते हैं। पहले पढ़ेंगे हम बोमन संपुट के बारे में। देखिए नेफ्रॉन क्या है, किडनी की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। किडनी की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं नेफ्रॉन को। शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, कोशिका को। और इसी तरीके से किडनी की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है हमारी नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की हमने संरचना देखी थी, जैसे कि एक किडनी में लगभग, यदि नेफ्रॉन की संख्या की बात करें क्या करते हैं, लगभग 10 से 12 लाख जटिल संरचनाएं होती है, उन्हें क्या कहते हैं, हमें नेफ्रॉन कहते हैं। यानी किडनी में लगभग कितनी इनकी संख्या मिलती है, तो 10 से 12 लाख। बात समझ में आई क्या। अब देखिए हम किडनी का जो पहला वाला भाग आपको बनाया था वो हम पढ़ते हैं, किसके बारे में, बोमन संपुट। इसमें कौन सी प्रक्रिया होती है, कौन कौन से भाग हैं, कौन सी नलिकाएं जुड़ी रहती है और क्या कार्य है, ये हमें देखना है। बोमन संपुट की यदि बात करें तो देखिए कुछ मैं आपको चित्र है वो इस तरीके से बना देता हूँ, लंबाकार। देखिए इस तरीके से मान लीजिए कि ये आपकी क्या है, लास्ट में यहाँ पर समीपस्थ कुंडलित नलिका जो है जुड़ी हुई है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था इस भाग की यदि बात करें तो यहाँ पे क्या खुलता है, इस भाग में, चलिए सिंगल सिंगल ही रख लेते हैं हम, आपको सीधे समझ में आ जाए। जैसे कि यहाँ पर क्या होती है, इस तरीके से एक अभिवाही धमनी आती है रक्त को लेकर। अभिवाही धमनी इस बोमन संपुट वाले भाग में क्या आती है, रक्त को लेकर आती है। जैसे ही रक्त यहाँ पे आ जाएगा उसके बाद में क्या करेगी, अपवाही धमनी का कार्य है यहाँ से रक्त को बाहर लेकर जाना, छने हुए रक्त को बाहर लेकर जाना। अपवाही धमनी का कार्य क्या है, छने हुए रक्त को बाहर लेकर जाना। बोमन संपुट में यहाँ पर आपको कुछ कोशिकाएं पाई जाती है और उन्हें क्या कहते हैं, हमें पोडोसाइट कोशिका कहा जाता है। यानी ये जो कोशिकाएं यहाँ पर है इसे क्या कहते हैं हम, पोडोसाइट कोशिकाएं। पोडोसाइट कोशिका, ये पोडोसाइट कोशिका है, इन्हीं के द्वारा क्या होता है, रक्त क्षमता। आपने सुना हो कई बार किडनी में खराबी आ जाती है, यानी यहाँ पर पोडोसाइट कोशिका में क्या होता है, कोई जीवाणु का, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस वगैरह नामक जीवाणु है वो यहाँ पे संक्रमण कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, इन छिद्रों का आकार बहुत ज्यादा हो जाता है और हमारे जो रक्त है उसे क्या होता है, जो आवश्यक पोषक तत्व है, खनिज लवण, उनका भी क्या हो जाता है, वहां से उत्सर्जन हो जाता है, रक्त में वापिस यहाँ पर संग्रहण अवशोषण नहीं हो पाता, जिसके कारण किडनी में दिक्कत हमारे आ जाती है। अब देखिए यानी ये कौन सी कोशिकाएं हैं, पोडोसाइट कोशिकाएं हैं। इसमें क्या पाया जाता है, पोडोसाइट कोशिका में अनेक सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं और जिनसे होकर ही क्या होता है, रक्त क्षमता। यानी ये क्या, इस पोडोसाइट कोशिका में यहाँ पर क्या, ये सूक्ष्म छिद्र बने हुए जिनके द्वारा क्या होगा, रक्त हमारे पास में छनेगा यहाँ से, और जो आवश्यक पोषक तत्व है, खनिज लवण, उनको वापिस से रक्त में मिला दिया जाता है, वहां का उनसे क्या होता है, उत्सर्जन नहीं हो पाता। बोमन संपुट में आपको बता दिया अभिवाही धमनी का क्या कार्य है। अभिवाही धमनी क्या होती है, रक्त को लेकर आती है, और अपवाही धमनी क्या करेगी, रक्त को यहाँ से छने हुए रक्त को बाहर लेकर जाएगी। अभिवाही धमनी का व्यास की यदि बात करें, अभिवाही धमनी का व्यास अपवाही धमनी से क्या होता है, ज्यादा होता है। अभिवाही धमनी का व्यास है अपवाही धमनी से ज्यादा। इसका व्यास यदि देखें किसका, अभिवाही धमनी का, ये क्या होता है, व्यास है ज्यादा होता है, किससे, अपवाही धमनी से। यानी ये क्या होती है, इस तरीके से मान लीजिए कि ये क्या होती है, अपवाही धमनी से मोटी होती है थोड़ी सी और ज्यादा। तो बताइए यदि व्यास ज्यादा है, व्यास ज्यादा है तो क्या होगा, आयतन ज्यादा, और आयतन ज्यादा तो दाब क्या होगा, कम है। आयतन ज्यादा होगा तो दाब कम होगा। यानी यहां पर व्यास ज्यादा है तो आयतन
ज्यादा, आयतन ज्यादा तो दाब कम। बताइए दाब कम होगा तो यहाँ पर रक्त तेजी से प्रवाहित होगा या फिर धीरे धीरे होगा? क्या होगा? रक्त धीरे धीरे प्रवाहित होगा यहाँ पर। देखिए यदि इसके आगे की यदि बात करते हैं हम यहाँ पर, और यहाँ पर अपवाही धमनी का व्यास क्या होगा? कम। ये होगा इसका व्यास कम, और व्यास कम होगा यानी नलिका क्या होगी? पतली होगी, और पतली होगा तो यहाँ से क्या होगा? रक्त क्या होगा? दाब ज्यादा, यानी रक्त तेजी से प्रवाहित होता है। जैसे यहाँ से रक्त समझाता है उसके बाद में रक्त तेजी से प्रवाहित होता है। अब देखिए ये तो होगी अववाही धमनी और अपवाही धमनी के बारे में बात है। अब यहाँ पर आगे देखिए हम बात करते हैं कि जो समीपस्थ कुंडलित नलिका है उसका क्या कार्य, कैसे बनी हुई होती है। ये हमने बोमन संपुट के बारे में जाना। नेफ्रॉन की स्टार्टिंग जो जहाँ पर प्रक्रिया छनने की स्टार्टिंग की जो प्रक्रिया होती है ना, जहाँ पर लगभग 95% भाग क्या होता है? रक्त का छन जाता है, वो था बोमन संपुट। उसके बाद में देखिए क्या होती है, उसका नेफ्रॉन का अगला पार्ट आता है हमारे पास में समीपस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका किससे निकलती है? जो हमारा बोमन संपुट वाला भाग था ना उसी से निकलती है, और लास्ट में कहाँ तक जाती है? हैनले के लोब तक। यानी ये क्या है? ये इस नेफ्रॉन का सबसे लंबा व कुंडलित भाग है। नेफ्रॉन का सबसे लंबा हाँ जी, देखिए हमें समीपस्थ कुंडलित जो नलिका है ना, इस ये क्या है? नेफ्रॉन का सबसे लंबा व कुंडलित भाग है। सबसे लंबा व कुंडलित भाग। सब नेफ्रॉन की जो संरचना है उसमें सबसे ज्यादा लंबाई किसकी होगी? तो समीपस्थ कुंडलित नलिका की होगी। सबसे पहले हमने बोमन संपुट देखा था, उसके बाद में जो समीपस्थ कुंडलित नलिका इसके साथ में जुड़ी हुई है, सबसे लंबा पार्ट, और कैसा है? कुंडली नुमा यानी सर्पिला का रूप में बना हुआ है। इसकी दीवारें क्या होती है? किसकी बनी होती है? इसकी यदि दीवारों की बात करें तो इसकी दीवार बनी होती है, जो बाहरी भित्ति है इसकी, वो बनी होती है घनाकार उपकला उत्तक से। घनाकार उपकला उत्तक से, घनाकार उपकला उत्तक से। बात समझ में आ रही है क्या? देखिए और क्या है इसमें कि ब्रुश बॉर्डर पाए जाते हैं। जैसे कि इसकी जो कुंडलित नलिका है इसके ऊपर क्या होते हैं? ब्रुश बॉर्डर पाए जाते हैं, और जो क्या करते हैं? अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल जो है इसका उसको बढ़ा देते हैं। यानी इसकी दीवार के ऊपर क्या पाए जाते हैं? ब्रुश बॉर्डर, और ये कार्य क्या करते हैं? इसके क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है? अवशोषण आसानी से कर सकते हैं। यानी ये कार्य करते हैं क्षेत्रफल को बढ़ाने का, सतह का जो क्षेत्रफल है उसको इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, जिसके कारण अवशोषण की प्रक्रिया जो आसानी से ज़्यादा मात्रा में होती है। और क्या होता है इसमें? अधिक संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं? सक्रिय अवशोषण के लिए ऊर्जा का में इसमें ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। यानी इसमें क्या पाए जाते हैं? और अधिकतम संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सक्रिय संख्या में, यानी कि जो क्या करते हैं? ऊर्जा देने का इसमें कार्य करते हैं, बहुत अधिक संख्या में इसमें पाए जाते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में नेफ्रॉन का अगला पार्ट जो था वो समीपस्थ कुंडलित नलिका के बारे में जाना। सबसे लंबा पार्ट नेफ्रॉन का कुंडलित भाग है, घनाकार उपकला से बना हुआ, और इसमें सक्रिय अधिकतम संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया जो कि क्या करते हैं? सक्रिय मात्रा में भी क्या करते हैं? ऊर्जा का, और सक्रिय मात्रा में अवशोषण के लिए क्या करते हैं? ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। अब देखिए हमारा इसमें मेन पार्ट है जो हैनले का लूप, तीसरा पार्ट है इसका नेफ्रॉन का शुरू होता है। हमने देखा था तो हैनले का लूप किससे जुड़ा हुआ होता है? समीपस्थ कुंडलित नलिका के अंतिम भाग से जुड़ा हुआ होता है। यानी समीपस्थ कुंडलित नलिका का जो अंतिम भाग है, समीपस्थ कुंडलित नलिका का अंतिम भाग किस में खुलता है? हैनले के लूप में खुलता है। इसका समीपस्थ कुंडलित नलिका का अंतिम भाग किस में खुलता है? हैनले के लूप में। हैनले के लूप की संरचना कैसी होती है? तो एयरपिन के आकार की जैसी। कैसी होती है?
हेयर पिन, बालों में जो हेयर पिन लगाते हैं ना, उसके आकार की हेनले के लूप की संरचना होती है। जैसे आपने देखी थी ना वहाँ पर, इस तरीके से हमने बना रखा था, है ये हेनले का लूप था, तीसरा पार्ट जो चल रहा था। हेनले का लूप भी किससे बना होता है? घनाकार उपकला उत्तक से। इसका भी निर्माण किससे होता है? घनाकार उपकला उत्तक से, घनाकार उपकला उत्तक से। और देखिए यदि हेनले की लूप की बात करें तो यहाँ पर हेनले की लूप की क्या होते हैं? दो भाग है। कौन कौन से? अवरोही और आरोही भाग। देखिए मैंने आपको देखिए यहाँ पे साइड में बता देता हूँ कि इस तरीके से जो हेनले का हमने लूप बनाया था, तो इस तरीके से दो पार्ट बनते। एक तो ये वाला पार्ट हो गया, और एक कौन सा है? इस साइड वाला। ये जो पार्ट है इसे क्या बोलते हैं? अवरोही, क्योंकि इसमें क्या होता है? रक्त डलता है ना, यानी जिसमें मान है घट रहा है लगातार, वो क्या आता है? अवरोही भाग बोलते हैं हम गणित की भाषा में यदि कहते हैं। यानी ये क्या आता है? अवरोही भाग। और ये कौन सा भाग है? आरोही। ये तो कौन सा है? अवरोही भाग। और ये कौन सा भाग है? आरोही भाग। ये हो गया हमारे पास में यहाँ से लेकर यहाँ तक का आरोही भाग हेनले के लूप का। और ये कौन सा भाग है? इस साइड वाला, ये है आरोही भाग। बात समझ में आई क्या? और देखिए अवरोही जो भाग है ये क्या होता है? आरोही, इसका जो आरोही भाग है ना, ये कहाँ पे खुलता है? आगे संग्राहक नलिका में। कहाँ? संग्राहक नलिका नहीं, ये कहाँ पे खुलता है? दूरस्थ कुंडलित नलिका में। संग्राहक नलिका में तो कौन खुलती है? दूरस्थ कुंडलित नलिका खुलती है। यहाँ से कौन सी जुड़ी होती है? तो दूरस्थ कुंडलित नलिका। यानी हेनले के लूप का आरोही भाग किससे जुड़ा रहता है? दूरस्थ कुंडलित, दूरस्थ कुंडलित नलिका से, दूरस्थ कुंडलित नलिका से जुड़ा हुआ रहता है। अब देखिए ये हमारा हो गया हेनले का लूप। इसके बाद में देखिए हमारे पास में आती है संग्राहक, जो ये दूरस्थ कुंडलित नलिका है। और दूरस्थ कुंडलित नलिका की यदि बात करें तो क्या होता है? दूरस्थ कुंडलित नलिका के बारे में कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। ये कहाँ पे खुलेगी? आगे जाकर संग्राहक नलिका में। इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? हेनले के लूप के आरोही भाग से। और क्या करती है? ये सभी जो हमारी किडनी की नलिका है ना, वो मिलकर एक मोटी संग्राहक नलिका बनाती है। उसमें क्या उसका निर्माण है करती है, जिसे बेलिनाई की नलिका भी कहते हैं। बस दूरस्थ कुंडलित नलिका के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है। आगे बस इनके हमारे जो अवशोषण वाले पार्ट है ना, वो हमें थोड़े देखने, इसकी कार्यविधि देखनी, उसमें आएगा ये आगे दोबारा। तो देखिए आगे हम देखते हैं इसके बारे में। आगे इस नेफ्रॉन की कार्यविधि के बारे में यदि देखेंगे हम, तो ये था नेफ्रॉन के जो हमारे सभी भाग थे वो हमने देख लिया। अब देखिए यदि नेफ्रॉन की कार्यविधि देखते हैं हम, तो मैंने आपको इस तरीके से ये जो संरचना थी वो यहाँ पे बताई थी। ये यहाँ पर हेनले का लूप, और आगे कौन है? आगे थी दूरस्थ कुंडलित नलिका। आगे जाकर किस में खुलती है? संग्राहक नलिका में। कुछ इस तरीके से हमारी ये संरचना बनी हुई थी। ये संग्राहक नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका, हेनले का लूप, समीपस्थ कुंडलित नलिका, बोमन संपुट वाला भाग। यहाँ पर एक अभिवाही धमनी रक्त को लेकर आ रही थी, और एक अपवाही धमनी यहाँ से रक्त को बाहर लेकर जा रही थी। यहाँ पर क्या था? निस्यंद बन रहा था रक्त को छानने के लिए। तो देखिए ये जो भाग है, इसे यहाँ पर क्या होता है? निस्यंदन की प्रक्रिया होती है। यहाँ पर छनने की प्रक्रिया, जिसे हम बोलते हैं साधारणतः निस्यंदन। इसकी हम क्या पढ़ रहे हैं अब? नेफ्रॉन की प्रक्रिया, यानी कि इसकी जो कार्यविधि है ना, प्रक्रिया किसकी? कार्यविधि की। ये कार्य कैसे करता है वो हम देख रहे हैं यहाँ पर। भाग तो आपको इसमें पढ़ाई दिए सारे। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है? इस बोमन संपुट वाले भाग में सबसे पहले निस्यंदन होता है, यानी छनन होता है। और लगभग कितने प्रतिशत? 95% छनन क्या हो जाता है? यहाँ पे पूर्ण हो जाता है। 95% छनन पूर्ण हो जाता है। कुछ मात्रा में जो बचता है उनका आगे अवशोषण, यानी यहाँ से जो यदि वापस निकल जाए कोई भी यदि अवशोषण जो बढ़िया वाले पदार्थ जैसे खनिज लवण वगैरह है, तो उनको क्या होता है? आगे दोबारा अवशोषण कर लिया जाता है। इस तरीके से जैसे ये समीपस्थ कुंडलित नलिका, यहाँ से HCO3 नेगेटिव, या जैसे एक और देखें तो NaCl वगैरह है, यानी लवणों का अवशोषण हो रहा है यहाँ पर। जैसे जल है, पोटेशियम आयन है आदि। जो हेनले का लूप है इसकी यदि बात करें तो यहाँ पर H2O का
अवशोषण यहाँ से, और आरोही जो भाग है इससे यूरिया वगैरह, और इससे वापस दूरस्थ कुंडलित नलिका की बात करें तो यहाँ पर NaCl जो लवण है वही, या फिर जल वगैरह की बात करें, कोई पोटेशियम आयन जो है या सोडियम आयन वगैरह है, इस सोडियम आयन तो नहीं होता यहाँ पे, जैसे कि H+ वगैरह की बात कर लेते हैं, ये हो गया। और लास्ट में जो दूरस्थ कुंडलित नलिका, इससे भी कुछ मात्रा में अवशोषण हो जाता है, जैसे कि जल का हो जाता है और यूरिया का भी कुछ मात्रा में अवशोषण हो जाता है, जिनका दोबारा वापिस यहाँ पर इस प्रक्रिया बार बार चलती है ना, तो यूरिया को लास्ट में निष्कासित कर दिया जाता है। देखिए यदि पहली बात करें निस्यंदन की, कहाँ पर संपन्न हो रहा है, ये भाग कौन सा था, ग्लोमेरुलस भाग। तो देखिए ग्लोमेरुलस में क्या होता है, रक्त को छानने के लिए क्या होते हैं, रक्त के लिए यहाँ पर जो रक्त है उसे क्या कहा जाता है, निस्यंद। क्या कहा जाता है, यहाँ पर जो रक्त की अभिवाही धमनी लेकर आती है तो उसको बोलते हैं हमें निस्यंद। बोमन संपुट से रक्त के महत्वपूर्ण घटकों का क्या हो जाता है, पुनरावशोषण कर लिया जाता है। मैंने आपको बताया कितना प्रतिशत, लगभग 95% पूर्ण हो जाता है। जैसे कि ग्लूकोज है, विटामिन वगैरह है आदि का, तो यहीं पर पुनरावशोषण कर लिया जाता है। उसके बाद में जब समीपस्थ कुंडलित नलिका में जाते हैं ना, तो यहाँ पर किसका होता है, जैसे कि विद्युत अपघट्य वाले पदार्थ है, कोई खनिज लवण वगैरह थोड़े बहुत है, तो उनका पुनरावशोषण होता है। एनले के लूप के दो भाग बताए, एक अवरोही भाग, एक कौन, आरोही भाग। जो अवरोही भाग है ना, उससे तो किसका होता है, जल का पुनरावशोषण होता है। ये कौन सा भाग था, अवरोही भाग, ये था अवरोही भाग, और अवरोही भाग से किसका, जल का अवशोषण होता है। और जो आरोही भाग है, इससे किसका होता है, यूरिया का। यानी जो एनले का लूप है उसके आरोही भाग से किसका होता है, जैसे लवणों का भी पुनरावशोषण हो जाता है और यूरिया वगैरह का भी हो जाता है। उसके बाद में देखिए तो जो दूरस्थ कुंडलित नलिका, इसमें किसका होता है, वही वापस विद्युत अपघट्य, जैसे कि NaCl वगैरह, K+ आयन या फिर हाइड्रोजन आयन जो है। उसके बाद में जो संग्राहक नलिका की यदि कार्यविधि की बात करेंगे, तो यहाँ पर जल का पुनरावशोषण और कुछ मात्रा में यूरिया का भी क्या हो जाता है, पुनरावशोषण हो जाता है। अब देखिए ये हमारा जो नेफ्रॉन था वो कंप्लीट है यहाँ पर हो गया। यानी जैसे कि बोमन संपुट था, तब उसके बाद में समीपस्थ कुंडलित नलिका, फिर एनले का लूप, फिर दूरस्थ कुंडलित नलिका, और लास्ट में संग्राहक नलिका। यहाँ पर जो ग्लोमेरुलस वाला भाग था, ये इसमें जब रक्त आता है, कौन लाता है, अभिवाही धमनी। ये कौन सी थी, अभिवाही धमनी। अभिवाही धमनी जब यहाँ पर रक्त लेकर आती है तो इस रक्त को क्या बोलते हैं, निस्यंद। और ग्लोमेरुलस भाग में क्या हो जाता है, इस रक्त का लगभग 90% भाग का क्या कर लिया जाता है, पुनरावशोषण, जैसे कि ग्लूकोज, विटामिन वगैरह। उसके बाद में जब हम समीपस्थ कुंडलित नलिका की ओर चलते हैं, तो यहाँ पर कुछ मात्रा में विद्युत अपघट्य, जैसे कि HCO3-, NaCl, H2O, K+ आयन आदि का पुनरावशोषण होता है। उसके बाद में यदि हेनले के लूप की तरफ बढ़े, तो जो इसका अवरोही भाग है, किसका अवशोषण होता है, कुछ मात्रा में जल का। उसके बाद में आरोही भाग की ओर चलते हैं तो किसका, जैसे कि मान लीजिए कि कुछ मात्रा में यहाँ पर खनिज लवण का या फिर यूरिया का अवशोषण हो जाता है। और उसके बाद में दूरस्थ कुंडलित नलिका की ओर चलते हैं तो विद्युत अपघट्य, जैसे कि NaCl, H2O, K+ आयन, H+ आयन आदि का पुनरावशोषण। और लास्ट में जो संग्राहक नलिका में जब ये खुलती है, कौन, दूरस्थ कुंडलित नलिका, तो वहां से भी कुछ मात्रा में H2O या यूरिया जैसा का कुछ मात्रा में पुनरावशोषण वापिस से कर लिया जाता है।